भाग 9 का नगर पालिकाएं, द म्युनिसिपैलिटीज। अब हम भारतीय संविधान के भाग 9 का अध्ययन करेंगे, जो नगर पालिका अर्थात शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है तथा जिससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 243 ता से लेकर अनुच्छेद 243 या छा तक में किया गया है। संविधान में नगरपालिका शब्द को 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया तथा इसके तहत संविधान में एक नया भाग 9 का तथा एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगरपालिका एवं इससे संबंधित 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के अधीन भारत के निम्न 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन शामिल होंगे: नगरपालिका परिषद, नगरपालिका अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, पत्तन, न्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसियां इत्यादि। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक भी विस्तृत होगा जिसे राज्य सरकार निर्धारित करे। नगर पालिका परिषद का विकास। सन 1687-88 में भारत की प्रथम नगर पालिका परिषद मद्रास में गठित हुई थी। इसके पश्चात सन 1726 में मुंबई एवं कोलकाता में इसका गठन हुआ। सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के संबंध में एक संकल्प पारित किया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया तथा तब से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाने लगा। इसके पश्चात सन 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने नगर पालिका से संबंधित 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, परंतु यह राज्यसभा में पास नहीं हो सका। अंततः पीवी नरसिंह राव की सरकार का इस दिशा में प्रयास सफल रहा, जिसने नगर पालिका संस्था के संवैधानिकरण से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 को पारित कराकर इस संस्था को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। यह अधिनियम 1 जून 1993 से प्रभाव में आ गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की प्रमुख विशेषताएं। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न प्रकार हैं: नगर पालिकाओं का गठन तथा संरचना। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में निम्न 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के बारे में उपबंध किया गया है: ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद तथा बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम होगा। नगर पालिका के सभी सदस्य उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे। इस उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बटी होगी, जिन्हें वार्ड कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडल नगर पालिका में निम्न व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध कर सकता है: वह व्यक्ति जिसे नगर पालिका के प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो, किंतु इसे नगर पालिका की सभा में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। लोकसभा तथा उस राज्य विधानसभा के वे सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में नगर पालिका स्थित होगी तथा राज्यसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं। समितियों के अध्यक्ष। वार्ड समितियां तथा राज्य निर्वाचन आयोग। किसी नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक होने पर एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति गठित की जा सकती है तथा राज्य विधानमंडल इस समिति की संरचना, क्षेत्र और समिति में पदों को भरने के संबंध में उपबंध बना सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिकाओं के निर्वाचन प्रक्रियाओं की देखरेख, निर्देशन एवं नियंत्रण
तथा चुनावों का प्रबंधन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उपबंध किया गया है, राज्य विधानमंडल नगरपालिका के चुनाव से संबंधित सभी विषयों के बारे में उपबंध कर सकता है। यह अधिनियम नगरपालिका के निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को भी वर्जित करता है तथा यह घोषित करता है कि चुनाव क्षेत्र एवं चुनाव क्षेत्र में सीटों के विभाजन से संबंधित मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। पदों का आरक्षण। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या एवं कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान करने का उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम महिलाओं को भी कुल सीटों के 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिला से संबंधित आरक्षण भी शामिल हैं। नगर पालिकाओं का कार्यकाल एवं सदस्यों की निर्हरताएं। इस अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, किंतु इसे समय से पूर्व विघटित भी किया जा सकता है। किसी नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन इसके 5 वर्ष की अवधि के पूर्व या विघटन की दशा में इसके विघटित होने की तिथि से 6 माह के अंदर करा लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य माना जाएगा यदि वह उस समय उस राज्य में प्रभावी विधि के अधीन राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्य हो या वह राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य घोषित किया गया हो, किंतु ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है। नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं कार्य। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को आवश्यकतानुसार ऐसी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान कर सकता है जिससे कि वे स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें। इस तरह से वह निम्न बिंदुओं के संदर्भ में शक्तियां प्रदान कर सकता है: आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने तथा 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों के संदर्भ में इस प्रकार 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले 18 विषयों यथा नगरीय योजना, भूमि उपयोग एवं भवन निर्माण, सड़कें एवं पुल, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा, गंदी बस्ती सुधार, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, सांस्कृतिक गतिविधियों में वृद्धि तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने इत्यादि विषयों के संबंध में नगर पालिका को शक्तियां प्राप्त हैं। वित्त आयोग। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राज्यपाल को निम्न विषयों के संदर्भ में सिफारिश करेगा: राज्य और नगर पालिका के बीच कर, शुल्क आदि के शुद्ध आगमों का वितरण करने एवं विभिन्न नगर पालिकाओं के बीच उनके हिस्सों का आवंटन करने, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा नगर पालिकाओं के विकास के लिए सहायता अनुदान प्रदान किए जाने के संदर्भ में आयोग इन विषयों का पुनर्विलोकन करके अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा तथा राज्यपाल आयोग के प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। नगर पालिकाओं के आय के स्रोत। नगर पालिकाओं को निम्न स्रोतों से आय प्राप्त होती है, ऐसे कर, शुल्क आदि, जिन्हें वसूलने के लिए राज्य विधानमंडल नगर पालिका को प्राधिकृत करे। राज्य द्वारा वसूल किए गए तथा नगर पालिका को समनुदिष्ट किए जाने वाले कर एवं शुल्क तथा राज्य की संचित निधि में से नगर पालिका को प्रदत्त सहायता, अनुदान इत्यादि नगर पालिका के आय के प्रमुख स्रोत हैं। यहां पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि भारत का राष्ट्रपति इस अधिनियम के उपबंधों को
किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र में लागू करने के संबंध में निर्देश दे सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंध राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के अलावा पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद की शक्तियों एवं कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगे। जिला योजना समिति। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति के गठन का उपबंध किया गया है, जो जिले की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संगठित करने के साथ ही जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। इस समिति के कुल सदस्यों में से 4/5 सदस्य जिला स्तर की पंचायत और जिले की नगर पालिकाओं के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे तथा समिति के इन सदस्यों की संख्या जिले की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में होगा। राज्य विधानमंडल इस समिति की संरचना, सदस्यों के निर्वाचन करने के तरीके, समिति के कार्य इत्यादि के विषय में उपबंध बना सकता है। महानगर योजना समिति। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने हेतु एक महानगरीय योजना समिति का उपबंध किया गया है, जिसके 2/3 सदस्य नगर पालिकाओं के सदस्यों एवं पंचायत के अध्यक्षों में से चुने जाएंगे। राज्य विधानमंडल समिति की संरचना, सदस्यों का निर्वाचन करने के तरीके, समिति के कार्य इत्यादि के बारे में उपबंध कर सकता है। नगरीय शासन के प्रकार। नगरीय शासन के प्रकार निम्नवत हैं। नगर निगम। नगर निगम की व्यवस्था बड़े शहरी क्षेत्रों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर इत्यादि के लिए की गई है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्राधिकरण आते हैं। नंबर 1 परिषद, नंबर 2 स्थायी समिति तथा नंबर 3 आयुक्त, जिसमें परिषद नगर निगम की विधायी शाखा होती है तथा इसका प्रधान मेयर होता है। स्थायी समिति आकार में बहुत बड़ी होती है तथा इसका गठन परिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। नगर निगम आयुक्त नगरपालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं तथा इस रूप में ये परिषद एवं स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नगर पालिका। नगर पालिकाएं कस्बों एवं छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती हैं। निगम की तरह ही इनका भी गठन राज्यों में राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा तथा केंद्र शासित प्रदेशों में भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। इन्हें विभिन्न नामों जैसे नगर पालिका परिषद, नगर पालिका समिति, नगर पालिका बोर्ड इत्यादि से भी जाना जाता है। नगर निगम की तरह ही इसमें भी 3 प्राधिकरण परिषद, स्थायी समिति तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन 2 प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किया जाता है। प्रथम, औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बे के लिए तथा दूसरा, उस कस्बे के लिए जिसने अभी तक नगर पालिका के गठन की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की हैं, किंतु राज्य सरकार की नज़र में वह महत्वपूर्ण हो। इस क्षेत्र को चूंकि सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचित किया जाता है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति कहते हैं। यह समिति न तो निर्वाचित इकाई है और न ही संवैधानिक निकाय, बल्कि यह नामित इकाई है जिसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष के साथ अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति की शक्तियां लगभग नगर पालिकाओं की शक्तियों के समान हैं। नगर क्षेत्रीय समिति। नगर क्षेत्रीय समिति छोटे कस्बों के प्रशासन के लिए गठित की जाती हैं तथा इसे नागरिक सेवाएं जैसे जल निकासी, सड़कें, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था इत्यादि की जिम्मेदारी दी जाती है। इसे पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित या नामित किया जा सकता है। छावनी परिषद तथा न्यास पत्तन। छावनी परिषद का गठन केंद्र सरकार द्वारा 2006 के छावनी उपबंधों के तहत सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए किया गया है तथा यह केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करती है।
एक छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित या नामित सदस्य शामिल होते हैं। परिषद का अध्यक्ष सेना का अधिकारी होता है तथा इसके कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त न्यास परिषद की स्थापना बंदरगाह क्षेत्रों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इत्यादि क्षेत्रों के लिए की जाती है। इनका उद्देश्य बंदरगाहों की सुरक्षा व व्यवस्था करना तथा नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है। इसका गठन संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया है।